केमिस्ट्री को अगर हमने एक वर्ड में डिफ़ाइन करना हो तो वो वर्ड क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री को अगर एक वर्ड में डिफ़ाइन करना हो तो मेरा ख़्याल है कि वो सबसे बेहतरीन वर्ड मैटर होगा। मैटर, मैटर क्या होता है भाई? मैटर मतलब कोई भी मटीरियल चीज़, हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो और जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, यानी कि वो कोई जगह घेरे और उसका कुछ वज़न हो, हम ऐसी चीज़ को साइंस में मैटर कहते हैं। हमारे ख्वाब, हमारी सोच, ये मैटर के अंदर नहीं आती। स्पेस, वैक्यूम ये मैटर में नहीं आता, हम इसको केमिस्ट्री में डिस्कस भी नहीं करते। अगर मैं मैटर की बात करूँ तो मैटर में कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें कौन-कौन सी हैं, ज़रा इसको समझते हैं। मैटर, हमने मैटर की 3 चीज़ों के बारे में हमने अपनी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़, उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़, उसके बाद उस मैटर की कॉम्पोजिशन और उस मैटर का स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है? प्रॉपर्टीज़ से मुराद है उसकी खुसूसियात, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि वो मैटर टच करने में कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, उसकी स्मेल कैसी है, टॉक्सिक है, उसकी स्मेल ओडोरलेस तो नहीं, कहीं उसकी स्मेल है भी या नहीं, हम उसके बारे में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। चाहे उसका टेस्ट वगैरह हो, हम उसको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डील करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम ये डील करते हैं कि वो मैटर अगर उस रिएक्टेंट को किसी चीज़ के साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो वो प्रोडक्ट में क्या चीज़ फॉर्म करेगा, उसके अंदर ऐसी कौन-कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, तो वो आगे क्या चीज़ जाके बनाएगा, हम इसको प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़ जो कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। कॉम्पोजिशन से क्या मुराद है? कॉम्पोजिशन से मुराद है उस मैटर की मिलावट, कि उस मैटर के अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, उस मैटर की इंग्रीडिएंट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वाटर की, हम लोग कॉम्पोजिशन के अंदर बेटा इंग्रीडिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर का फ़ॉर्मूला होता है H2O। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये उसकी कॉम्पोजिशन है। या ग्लूकोज़ के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास ग्लूकोज़ का एक मॉलिक्यूल फ़ॉर्म करते हैं, ये उसकी कॉम्पोजिशन है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उस मैटर की शेप कैसी है। जैसे कि अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर की शेप बेंट है या एंगुलर है, हम इसको केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। अमोनिया है तो उसकी शेप टेट्राहेड्रल है, या मीथेन गैस की शेप टेट्राहेड्रल है, हम इस चीज़ को केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी शेप कैसी है। अगर एक और चीज़ की बात की जाए मैटर, अब मैं आपसे एक मज़ेदार सवाल करूँ। मज़ेदार सवाल ये है कि मैटर की टाइप्स कितनी हैं? तो आप लोग बेटा मुझे ये बताओगे मैटर की टाइप्स कितनी हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ज़रा सोचो कि मैटर की टाइप्स कितनी होंगी आपके ख़्याल में? एक सेकेंड, इसको हम मिटा लेते हैं। देखें, आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा और मैं आपको बताता हूँ, आपने सोचा होगा मैटर की टाइप्स कितनी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपने सोचा होगा यकीनन कि मैटर की 3 टाइप्स हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर कोई बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्टूडेंट होगा जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल होगा, तो उसने सोचा होगा मैटर की एक और टाइप भी है और वो है प्लाज्मा। लेकिन शायद आपको सुन के हैरानी हो कि ये मैटर की टाइप्स नहीं है, ये तो मैटर की स्टेट्स हैं। स्टेट्स में और टाइप्स में क्या फ़र्क है? मैटर की स्टेट और टाइप में क्या फ़र्क है, हम ज़रा इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बेटा टाइप जो होती है, टाइप को अगर एक टाइप को दूसरी टाइप के अंदर चेंज करना होता है तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। लेकिन एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्टेबल होती है विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद जैसे कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बता दूँ पहले थोड़ा-सा। हमारे पास मैटर की हमारे पास मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो अगर मैं बात करूँ जैसे कि वाटर, जो पानी है वाटर, ये हमारे पास 3 स्टेट्स में पाया जाता है। जैसे कि पानी लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, पानी आइस की फॉर्म में भी पाया जाता है और पानी वेपर्स की फॉर्म में भी पाया जाता है। यानी कि अगर हमने बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करना होगा तो हम सीधा उसको मेल्ट कर देंगे, लेकिन पानी की कॉम्पोजिशन तो चेंज
वाटर, यहाँ पे अमोनिया, या अमोनिया वैसे मॉलिक्यूल है बेटा, लेकिन हम इसको एक चीज़ में शुमार कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको न्यूमेरिकल बेस की तरीके से भी आगे समझना है। अच्छा, अमोनिया और इसके अलावा वाटर और सोडियम क्लोराइड, ये सब हमारे पास कंपाउंड की फॉर्म में लिए जाते हैं। अब हमारे पास रेडिकल्स पे आता है, हमारे पास पॉजिटिव रेडिकल्स, रेडिकल्स के अंदर आइंस होते हैं, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस, जिसको हम कैटाइंस और एनाइंस कहते हैं। हमने एक चीज़ के बारे में अभी डिस्कस किया था, वो थे मोल्स। मैंने कहा था कि मोल्स को ज़रा अपने ध्यान में रखिएगा, मोल्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए ज़रा मोल्स पे हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए बेटा, मोल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल की बात करूं, अगर आप मार्केट में चीनी लेने जाओगे, यानी कि सॉलिड लेने जाओगे, तो वो सॉलिड आपको मिलेगा कौन से यूनिट में, केजी में, किलो में। आप उसको ये तो नहीं बोल सकते ना बेटा कि अंकल 1 लीटर आप मुझे चीनी दे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप उसको क्या कहोगे, 1 किलो मुझे चीनी चाहिए, या आप 1 किलो आटा लोगे। यानी कोई भी जो सॉलिड चीज़ होगी आप उसको किलोग्राम के अंदर या ग्राम्स के अंदर मेजर करोगे। आप आलू लेने जाओगे तो आप उसको लीटर में नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप पेट्रोल लेने के लिए जाओगे तो आप पेट्रोल को या किसी लिक्विड को आप कौन सी यूनिट में डील करोगे, तो वो यूनिट होगा यहाँ पे हमारे पास लीटर। सॉलिड को हम लोग मेजर करते हैं केजी में, और लिक्विड को मेजर करते हैं किस चीज़ में, लिक्विड को मेजर करते हैं हम लोग लीटर्स में। अगर हम किसी गैस की बात करें तो गैस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, गैस को अगर नापना है तो गैस का वॉल्यूम देखा जाता है। तो गैस को हम लोग डेसीमीटर क्यूब के अंदर या मीटर क्यूब के अंदर, जो उसका एसआई यूनिट है, हम उसके अंदर मेजर कर सकते हैं। वैसे गैस का प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आप एक बात बताओ बेटा, मैंने अभी जैसा आपको समझाया था कि एक मैटर की एक टाइप स्टेट चेंज किए बगैर दूसरी स्टेट में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी थी कि वाटर हमारे पास आइस की फॉर्म में भी होगा, और वाटर हमारे पास पानी लिक्विड की फॉर्म में भी होगा, और हमारे पास ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी होंगे। तो क्या हम बार बार स्टेट चेंज करने पे यूनिट चेंज करते रहेंगे? अल्लाह, इतनी ख्वारी कौन करे। तो हम एक काम करते हैं, हमने सोचा भाई एक ऐसा यूनिट रख लेते हैं अपने पास, एक ऐसा मेजरमेंट रख लेते हैं जो कि इर्रिस्पेक्टिव हो जाए स्टेट ऑफ मैटर पे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम मोल्स को रख लेंगे, मोल्स एक मेजरमेंट को, मोल्स को हम ऐसा मेजरमेंट रख लेंगे, मोल्स इज़ द मेजरमेंट, मोल्स इज़ द मेजरमेंट। वैसे आपने इसकी बहुत बुकिश डेफिनेशन भी पढ़ी होंगी कि मोल्स वो होते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को और फॉर्मूला मास को और एटॉमिक मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो कहलाता है मोलर मास। और मोलर मास ये बराबर हो जाएगा, मतलब अगर वाटर का 18 ग्राम तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 मोल के। लेकिन ये बहुत बुकिश नॉलेज, समझ ही नहीं आई कभी आज तक। तो आइए ज़रा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मोल्स इज़ द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance irrespective of the state of matter। अच्छा, हमने एक चीज़ तो यहाँ पे पढ़ ली मोल्स के बारे में, लेकिन क्या मोल्स की सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंस है? तो नहीं, मोल्स को और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से समझा जा सकता है। तो आइए ज़रा मोल्स की और इम्पॉर्टेंस के बारे में समझते हैं। जैसे कि मैं मोल्स के बारे में आपको समझा दूँ, मोल्स की डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि मोल से बेटा हम लोग निकाल सकते हैं मैक्रो चीज़ें जो कि आसानी से ऑब्जर्वेबल होती हैं, और माइक्रो चीज़ें जो कि इतनी आसानी से ऑब्जर्वेबल नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बेटा आपको कहूँ कि आपका वज़न कितना है, तो आप आसानी से जाओगे और अपना वेट मशीन पे जाके मास चेक कर लोगे, यानी कि 50 केजी के हैं आप या 60 केजी के, ये आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि बेटा अपना वॉल्यूम बताओ, अपनी हाइट बताओ, अपनी लेंथ और ब्रेथ बताओ, तो ये भी आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। आप इंची टेप लेंगे या कोई भी स्केल लेंगे और उसके हिसाब से अपनी मेजरमेंट कर लेंगे। तो हमारे पास मैक्रो चीज़ों के अंदर आप मास रख सकते हैं जो कि आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, और साथ में आप वॉल्यूम रख सकते हैं जो कि आसानी से कैलकुलेटेबल होता है। लेकिन अगर आप माइक्रो चीज़ों के अंदर मैं आपको बेटा कहूँ कि आपकी बॉडी में कितने वाइट सेल्स हैं, कितने आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, या कितनी बॉडी में आपका ग्लूकोज लेवल कितना है,
लेंगे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी मालूम करेंगे, आयोनिक भी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कितने हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इधर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, किस चीज़ के अंदर, 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, साथ में कुछ 18 ग्राम ऑफ वाटर, बल्कि एक काम करते हैं बेटा, इसको 36 ग्राम ऑफ वाटर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, और साथ साथ में मैं एक और काम करता हूँ, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के साथ में मैं एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, कि हम यहाँ पर चेक करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट करेंगे, और साथ में बॉन्ड पेयर्स को भी कैलकुलेट करेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ किस चीज़ की, 36 ग्राम ऑफ वाटर हमें गिवन है, सही। हमारे पास मास है कितना, 36 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है। हमें मोलर मास पता है, मोलर मास जो होता है वाटर का वो कितना होता है, 18। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2, और ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 हो गया हमारे पास 18। सबसे पहले तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास वो क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, मास 36 और मोलर मास कितना है 18। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 2, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो आ गया, क्या हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 2, और एवोगाड्रोस नंबर कितना है हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 12, 12.04 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। बेटा एक बार आपने मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, सारी गेम आपके हाथ में है, आप सब कुछ कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स की मदद से, जादू है जादू। तो आओ ज़रा इसको चेक करते हैं। हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले वाटर के अंदर हमारे पास 2 मोल्स थे, और मॉलिक्यूल्स हमारे पास 12.04 एक्सपोनेंशियल 23। अगर मैं वाटर के एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो हमारे पास के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। और आप यहाँ पर देख रहे होगे बेटा कि यहाँ पे मैंने, एक सेकेंड, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कि मैंने ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स बना लिए यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स आ गए यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन के हमने एटम्स बना लिए, ठीक है। और हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स शामिल हैं और एक ऑक्सीजन का एटम शामिल है। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, अब हम एटम्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर लो, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है। तो हमारे पास ये जो 12.04 एक्सपोनेंशियल 23 है, हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12.04 एक्सपोनेंशियल 23 से। तो क्या हो जाएगा, 12 3 36, और 36 और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, जो करीब तरीन आंसर होगा वो आ जाएगा, आप उसी को देख लीजिएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 12 36 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स। हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल में इतने एटम्स शामिल होंगे। अगर सिमिलरली हम लोग बात करें नंबर ऑफ आइंस की, तो देखो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने आइंस होते हैं। जैसे अगर हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास कितने आइंस क्रिएट होंगे, जैसे कि H+ आइन 1 क्रिएट होगा और OH- आइन 1, तो टोटल नंबर ऑफ आइंस होगा हमारे पास 2। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ आइंस निकालने के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 12.04 एक्सपोनेंशियल 23, और साथ में आ जाएंगे आइंस। हमने नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिया और नंबर ऑफ आइंस भी निकाल लिया। अब साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का क्या तरीका होगा, देखें ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। ऑक्सीजन के पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 + 6 होगा हमारे पास 8, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 8 + 2 कितना होगा, 10। तो हमारे पास 10 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर किस चीज़ से, 12.04 एक्सपोनेंशियल 23 से, 12.04 एक्सपोनेंशियल 23 से। तो बेटा यहाँ पे देखें आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, आप 10 को 12 से हरगिज़ मल्टीप्लाई ना करें। आपके पास लिखा हुआ है 10 की पावर 23 और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 1।
तो आपको बेसिक रूल याद होगा कि बेसिस जब सेम होती है तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं। तो हम यहाँ पे बेसिस सेम पावर्स ऐड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 12.04 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 आ गया। सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आप ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो मैं यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप इसको खुद से कैलकुलेट करिएगा। अब हम आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला ये होगा कि हम टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल में, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मॉलिक्यूल से। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं ज़रा चेक, कितने न्यूट्रॉन्स हैं ज़रा चेक करते हैं। ऑक्सीजन के पास, बेटा ऑक्सीजन के पास ना टोटल 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर आपने ऑक्सीजन का सिंबल देखा हो तो वो होता है 16 ऊपर और नीचे 8 लिखा होता है। तो हो क्या जाएगा, अगर हमने न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो 16 माइनस 8 हो जाएगा 8। हमारे पास ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो हमारे पास टोटल न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12.04 एक्सपोनेंशियल 23 से। तो ये क्या हो जाएगा 12 8 जा 96 एक्सपोनेंशियल 23। अगर आपने पॉइंट को शिफ्ट करना हो तो बेटा आप पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पॉइंट है 96 के बाद अगर उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे और इसको एक डिजिट पीछे करेंगे तो पावर एक ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे जब पॉइंट को लेकर जाएंगे, डेसिमल को, एक्चुअली डेसिमल कहलाता है, पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल टर्म है, ठीक है। तो हमारे पास जब डेसिमल को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो होगा क्या कि पावर इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने डेसिमल को बेटा शिफ्ट किया कहाँ पर, डेसिमल को शिफ्ट किया आपने राइट हैंड साइड पे, जो पावर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग ने ये रूल याद रखने ना, अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने तो ये क्या हो जाएगा 96 एक्सपोनेंशियल 23, पॉइंट को शिफ्ट करने तो ये हो सकता है 9.6 एक्सपोनेंशियल 24, ठीक है। अब हम बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बाद हमने क्या क्या चीज़ें निकाल ली हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, प्रोटॉन निकाल लिए, न्यूट्रॉन निकाल लिए। अब उसके बाद हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल के दिखाएंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बॉन्ड्स हम सभी सारे चेक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स भी चेक करते हैं, पाई बॉन्ड्स भी चेक करते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी चेक करते हैं। तो हमारे पास सबसे
4 एक्सपोनेंशियल 23। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 एक्सपोनेंशियल 23, और यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा बेटा 24 एक्सपोनेंशियल 23। और अब आपको पता है कि इसको 2.4 एक्सपोनेंशियल 24 करके कैसे लिखा जाता है और आपको ये आता है। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का टॉपिक ख़त्म करते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे जब हमें मास गिवन हो तो हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, और हमें वॉल्यूम गिवन हो तो हम पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं, और अगर पार्टिकल्स गिवन हो तो मास कैसे निकालते हैं। यानी कि ये जो गोल्डन ट्राइंगल है, ये जो इनके दरमियान में एक रिलेशन चल रहा है, इसको कैसे डिस्कस करना है, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं।